हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। भाई हम जो लास्ट क्लास में साउथ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसी के आज थर्ड क्लास हम करेंगे। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था पल्लव वंश, है ना। पल्लव वंश को हमने पढ़ा था और जो पल्लव वंश आपका है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो लास्ट हमने पल्लव शासक पढ़ा था, 5 मिनट के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पल्लव वंश की जो कैपिटल है वो कौन सी रही है? कांची थी इसकी राजधानी। और ये किस हिस्से में पड़ता है? पल्लव वंश आपके किस हिस्से में पड़ता है? दक्षिण पूर्वी हिस्से में, ठीक है। और उसके बाद हमसे पूछा जाए, पहले यहाँ सातवाहनों का 7 वाहन थे जो यहाँ सब एरिया पे शासन करते थे। अब इन्हीं के पूर्वी हिस्से में इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। और नेक्स्ट है उसके बारे में कि हमने इसके बारे में पढ़ा कि संस्थापक कौन था। संस्थापक सिंह विष्णु है, पर उससे पहले हमें जानकारी शिव सगन वर्मा और विष्णु गोप की भी मिलती है। जो विष्णु गोप है उसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, और जो प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्र गुप्त का अभिलेख है। और ये किस भाषा में? प्राकृत भाषा में है। तो जो आपके पल्लव शासक है वैसे तो ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे और संस्कृत भाषा को मानते थे, पर स्टार्टिंग के जो इनके अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में पाए गए हैं। बाद के इनके जितने भी अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में पाए गए हैं। जब आप इन टॉपिक को पढ़ते हो तो आपने देखा कोई शैव धर्म को मान रहा है तो कोई वैष्णव धर्म को मान रहा है, तो ये ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा देते थे, ठीक है। कैपिटल इनकी कांची रही है। उसके बाद इनको जो है क्या बोलते हैं? तोंड मंडला या तोडेरियर तमिल भाषा में इनके लिए शब्द यूज किया गया है, वो हम लास्ट में लिखवा दूंगी कुछ पॉइंट्स। तो यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि सिंह विष्णु आते हैं। सबसे पहले जो संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है, तो आपने क्लास देखी होगी तो मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए। सिंह विष्णु के दरबार में कौन था? भारवी। भारवी की बुक का नाम क्या था? किरात अर्जुनियम, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा। सिंह विष्णु को किस धर्म को मानते हैं? वो आपके वैष्णव मत को या वैष्णव धर्म को मानते हैं, इसलिए उन्होंने वराह मंदिर का निर्माण भी करा रखा है, ठीक है। तो इन्होंने किसका निर्माण कराया था? वराह मंदिर का निर्माण भी इन्होंने कराया था। कहाँ पे? महाबलीपुरम में। ऐसा कहा जाता है चोलों को पराजित करके उन्होंने चोल मंडलम पर भी अधिकार कर लिया था। आगे चलते हैं। आगे फिर हमारा जो चलेगा वो चलेगा महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन? महेंद्र वर्मन, जिस पर पुलकेशन सेकंड ने अटैक किया था, ठीक है। ये जो हम इनके संघर्ष है ना उनको एक क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो उसने अटैक किया था इनके ऊपर। अटैक करने के बाद फिर क्या हुआ था? जैसे ही उसका अटैक होता है तो महेंद्र वर्मन हार जाता है। रीजन यही था कि साउथ की तरफ अपना विस्तार ये करना चाहते थे दोनों ही, और दोनों का ही जो नदी को लेकर दोआबा क्षेत्र को लेकर झगड़ा रहता था। उसके बाद आगे चलेंगे। महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में बढ़ते हैं आगे। भाई इसकी उपाधियां क्या थी? मत विलास, ठीक है, विचित्र चित्त, गुणधर और चित्रकार, ये इसकी उपाधियां रही है महेंद्र वर्मन प्रथम की। फिर आगे बढ़ते हैं कि भाई जो महेंद्र वर्मन है वो जैन धर्म को मानता था पहले, पर इसके जो पास आया कौन? शैव धर्म को मानने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अपार, उसने इसको शैव धर्म की तरफ खींच लिया। उसके बाद इसकी जो बुक का नाम है वो मत विलास प्रहसन है, और मत विलास प्रहसन बुक में इसने बौद्ध और जैनों का या बौद्ध और कापलिकों का मजाक उड़ाया है। और ये जो एक हास्य ग्रंथ है, कॉमेडी ग्रंथ इसको कहा गया है, और इसके अंदर न्याय व्यवस्था में हो रही शोषण के बारे में भी इसने बताया। और महेंद्र वर्मन के जो गुरु का नाम है वो रुद्राचार्य है। रुद्राचार्य, ये भी हमें याद रखना है कि जिसके गुरु का नाम कौन था? वो रुद्राचार्य था, ठीक है। और पुलकेशन सेकंड का इस पर अटैक होता है, वो सब हमने डिस्कस कर ही लिया। हाँ, ये हर्ष का समकालीन था, ये चीजें आपको जरूर याद रखनी है। साहित्य कला का ये काफी प्रेमी रहा है। कहते हैं कि जो पत्थरों को काट कर पूरे मतलब एक गुहा मंदिर, जो पत्थरों को काटकर एक मंदिर बनाने की जो सबसे पहले निर्माण शैली शुरू की थी वो महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी, जिसको महेंद्र वर्मन शैली के नाम से जाना जाता है। तो उसमें इसने काफी सारे मंदिर बनवाए थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो नरसिंह वर्मन प्रथम है उसका जो युद्ध होता है वो किसके साथ होता है? पुलकेशिन सेकंड के साथ उसका युद्ध होता है, जिस युद्ध में वो क्या करता है? हार जाता है पुलकेशिन सेकंड और नरसिंह वर्मन प्रथम। भाई नरसिंह वर्मन प्रथम कहता है भाई मेरे फादर तेरे को क्या कुछ कह रहे थे, तू आया और एवं तूने उस पर चढ़ाई कर दी, तो मेरे से बदला ले, मेरे से लड़, तू जो भी लड़ाई करनी है मेरे साथ लड़ाई कर, तो ठीक है। उसके बाद उसके साथ लड़ाई होती है, पुलकेशिन सेकंड हार जाता है, बाद में उसकी मृत्यु भी हो जाती है।
ये अकेला नहीं गया था, इसके साथ कौन गया था? इसके साथ मानवर्मन श्रीलंका का शासक गया था। ठीक है, और ये जानकारी हमें कहाँ से मिली है? कास्कुड़ी अभिलेख से मिली है। ठीक है, कास्कुड़ी जो अभिलेख है उससे ये जानकारी हमें मिली है कि भाई इसको पराजित करके ये वातापी कोंड की उपाधि लेता है और उसकी पीठ पे जो विजय का अंकित का चिन्ह है वो छपवा देता है। यहाँ तक हमने पढ़ा किसके बारे में? नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। ठीक है, और ये महाबलीपुरम में काफी मंदिर बनवाता है। जो है हेनसांग है वो नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में ही, इसके काल में मतलब भारत कांची आया था, भारत तो पहले ही आ रखा था। कांची वो किसके काल में आया था? वो नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में आया था और 641 ईस्वी में आया था। मतलब चीनी यात्री लगाओ या हेनसांग, कुछ भी ऑप्शन में लिखा आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें आगे चलना होगा। नरसिंह वर्मन सेकंड, कहते हैं कि इसके काल में एक तरह से शांति का काल रहा है, थोड़ी सी समृद्धि होती थी, थोड़ा सा ये चालुक्य संघर्ष से थोड़ा विराम मिलता है इसको। ठीक है, ये स्वयं को महेश्वर का जो है अवतार कहता है और दरबार का जो विद्वान है दंडिन, वो इसके दरबार में था। दंडिन किसके दरबार में था? आपके नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में था। और इसकी जो दंडिन की बुक का नाम है वो काव्य दर्श है, दर्श कुमार चरित है। ये दोनों बुक याद रखनी है। दंडिन की जो बुक है, एक तो हमने क्या पढ़ा? भारवी पढ़ा। भारवी किसके काल में था? सिंह विष्णु में। बुक का नाम किराता अर्जुनियम। दंडिन की जो बुक है वो काव्य दर्श है, काव्य दर्श है। और सेकंड वाली जो बुक है दरस कुमार चरित। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये बुक आपको याद रखनी है। किसके काल में थे? नंदी वर्मन सेकंड के ये काल में थी, ये जो आपके रचनाकार है। नेक्स्ट है इसके बारे में, जो नाम तो नंदी वर्मन है पर इसकी जो शैली थी वो राज सिंह शैली थी। ठीक है भाई, इसने बड़ी शांति थी, एक अच्छा राजा था, तो इसकी शैली का नाम था राज सिंह शैली। राज सिंह शैली में जो दो मंदिर हमने डिस्कस किए थे, कांची का कैलाश मंदिर और सेकंड वाला जो मंदिर मेन था वो कौन सा था? कांची के कैलाश शोर मंदिर बोल सकते हैं उसको, समुद्र तटीय मंदिर बोल सकते हैं, या महाबलीपुरम का मंदिर बोल सकते हैं। ये राज सिंह शैली में बनाया गया था। ठीक है, चीन में ये अपना दूत भेजता है और नागपट्टनम में ये जो है आपका चीनी पैगोडा का निर्माण करता है या बौद्ध विहार का निर्माण करता है। तो ये सारी जानकारी किसके बारे में है? ये आपके नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। लास्ट जो हमने क्लास छोड़ी थी वो परमेश वर्मन फर्स्ट पर छोड़ी थी, कि जो परमेश वर्मन फर्स्ट है ये सिंह विष्णु परंपरा का अंतिम शासक है। उसके बाद जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है नंदी वर्मन सेकंड से। ठीक है, आगे जो हम मिल रहा है वो है नंदी वर्मन सेकंड। वहीं से कंटिन्यू करते हैं, आगे आएगा आपका नंदी वर्मन सेकंड। फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट कोई होगा तो उसका कोई रोल नहीं है भाई। ये जो नंदी वर्मन सेकंड है ये परवर्ती पल्लव वंश है, मतलब बाद के जो वंश है उनमें इसका नाम आता है। ऐसा कहा जाता है इसके बारे में कि ये वैष्णव धर्म को मानता था। किसको मानता था? वैष्णव धर्म को। ये वैष्णव धर्म को मान रहा है भाई, हमने मान लिया ये वैष्णव धर्म को मान रहा है। और इसके धर्म में, इसके जो काल में है एक अलवार संत है, अलवार संत है जिसका नाम है तिरुमंगाई। तिरुमंगाई भाई, क्या मंगाया इन्होंने? तिरु मंगाया। तिरुमंगाई ये अलवार संत है। वैष्णव है तो वैष्णव अलवार होते हैं। अलवार हमें पूछा जाता है ना, अलवार कौन होते हैं, नयनार कौन होते हैं? नयनार जो शैव धर्म को, जिसके नयन तीन है। ठीक है, नयार नयन जब भी आए ना, नयन नयन किसके होते हैं? शिव के। जिसके नयन तीन है वो शैव को मान रहा है, अलवार जो है वो वैष्णव को मान रहे। एक चीज याद कर लो, दूसरी खुद से याद हो जाती है। उसके बाद है तिरुमंगाई। ये तिरुमंगाई जो है ये अलवार संत है। क्या है भाई? ये अलवार संत। ये इसका समकालीन है। ठीक है, नंदी वर्मन सेकंड का समकालीन माना जाता है। किसका समकालीन? नंदी वर्मन सेकंड का ये समकालीन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके जो गीत हैं, इसके से रिलेटेड जो गीत हैं वो किसके अंदर है? बैकुंठ पेरुमल मंदिर में इनके, किनके? तेरुमंगाई के मंदिर में इनके गीत अंकित है।
भाई ये इससे इतना प्रभावित था कि जो मंदिर इसने बनवाया है नंदी वर्मन सेकंड ने, उस मंदिर में अपने एक गुरु ही मान रहा है इसको, क्योंकि ये इसी धर्म को मानता है। तो उसके गीत भी इसने इसमें शामिल करवा दिए थे नंदी वर्मन ने, ठीक है। तो फिर उसके बाद भाई जो नंदी वर्मन की शैली है, देखो चार शैलियां हैं। पहली शैली है महेंद्र वर्मन शैली, दूसरी शैली है मामल शैली जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट की है, तीसरी शैली है राजसिंह शैली जो नरसिंह वर्मन सेकंड की है, चौथी शैली है अपराजित शैली और नंदी वर्मन शैली मानी जाती है, जिसमें इनके मिक्स है, नंदी वर्मन के परमेश वर्मन के इनके मिक्स है। तो लास्ट शैली ये है। तो इसकी जो शैली है वो लास्ट वाली है, जिसको नंदी वर्मन शैली, मेनली नंदी वर्मन ही कहते हैं, नंदी वर्मन शैली। और ये नंदी वर्मन शैली को नंदी वर्मन सेकंड, क्योंकि याद रखना ये सेकंड थर्ड फर्स्ट में कंफ्यूज ना करते, नंदी वर्मन सेकंड जो है मंदिर बनवा रहा है। फर्स्ट मंदिर इसका क्या रहेगा, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर। भाई ये कांची का मुक्तेश्वर मंदिर है। आपको कैसे याद करना, क्योंकि कांची का कैलाश मंदिर भी हम पढ़ के आए हैं। जो नंदी है ना, नंदी नंदी कह रहा है कि मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, तुम्हें है ना मेरे ऊपर बोझा ढोने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर बैठने की जरूरत नहीं, तुम अकेले चलो, मुक्त हो जाओ। तो जहां मुक्तेश्वर मंदिर है वो नंदी वर्मन का। और दूसरा भी अभी हमने पढ़ा ही था, बैकुंड का पेरूमल मंदिर, ऐसे नहीं, बैकुंड पेरूमल मंदिर। अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं बना सकते ना, उल्टा सीधा। बैकुंठ पेरूमल मंदिर, ये दोनों नंदी वर्मन शैली के, मतलब ये नंदी वर्मन ने इनका निर्माण कराया था। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। नंदी वर्मन सेकंड शैव मत को मानता था, भाई थर्ड, सॉरी थर्ड थर्ड, क्योंकि फर्स्ट तो है ही नहीं, सेकंड पढ़ा हमने। और ये आपका नंदी वर्मन थर्ड। अगर सेकंड है वो किसको मान रहा है, वैष्णव धर्म को, ये मान रहा है शैव धर्म को। शैव धर्म को मानने के साथ साथ ये तमिल भाषा को भी, तमिल साहित्य को भी संरक्षण दे रहा है, को संरक्षण, और तमिल को संरक्षण दे रहा है। तो ये एक शैव धर्म को मानने वाले व्यक्ति, ठीक है, शैव धर्म को मानने वाले व्यक्ति कौन थे, पेरुन देवनार, पेरुन देवनार इनके दरबार में थे, ठीक है, इनके राज दरबार में पेरुन देवनार थे। और जिनकी जो बुक्स है, महाभारत का अनुवाद के रचयिता है, बुक का नाम है भाषण वेणवा, भाषण वेणवा जो है वो पेरुन देवनार की बुक का नाम है, ग्रंथ का नाम है इनकी। तो पूछी जाती है कि भाषण वेणवा के जो रचयिता है वो कौन है, पेरुन देवनार शैव धर्म से थे और नंदी वर्मन थर्ड के दरबार में थे, या साहित्य इनके राजकवि ये माने जाते, राज्यसभा में थे। ओ, राज्यसभा नहीं, इनकी जो राज्यसभा थी उसके अंदर थे भाषण वेणवा, ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है। और क्या कहा जाता है कि इससे बाद में जो आएगा वो दंती वर्मन आएगा, उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी हमें नहीं रखनी है। किसी किसी बुक में दंती वर्मन इससे पहले भी दिखाया गया है, किसी किसी बुक में इसके बाद दिखाया गया है। दंती वर्मन एक लाइन है जो दोनों के बारे में कही जाती है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग, वो तुम्हें क्लियर कर देती हूँ, आप चीजें कहीं कहीं पढ़ोगे तो बोलोगे मैम आपने ऐसे बताया था। भाई ये कह रहे हैं कि दंती दुर्ग की पुत्री रेवा का विवाह, दंती दुर्ग की पुत्री रेवा का विवाह कहीं बुक्स में लिखा हुआ है नंदी वर्मन सेकंड से हुआ है, कहीं बुक में लिखा हुआ है दंती वर्मन से हुआ। जो दंती दुर्ग है राष्ट्रकूट शासक है, उसकी बेटी थी रेवा। कह रहे हैं रेवा का विवाह, कोई कह रहा भाई दंती वर्मन से हो रहा है, कोई कह रहा रेवा का विवाह आपके दंती नंदी वर्मन सेकंड से हो रहा। पर हमें किसी का विवाह किसी से हो वो हमसे नहीं पूछा जाता, इनकी मर्जी भाई ये किससे क्या कर रहे हैं। हम तो दंती वर्मन के बारे में सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि खुद को विष्णु का अवतार कह रहा है। कोई वैष्णव धर्म को मान रहा है, कोई कह रहा है भाई तुम छोड़ो मैं अवतार रही हूं, तुम चक्रों में मत उड़ो। वैष्णव धर्म का वैष्णव विष्णु का अवतार अपने आप को बता रहा है।
बताता है। ठीक है, ये दंती वर्मन खुद को कह रहा है भाई मैं वैष्णव धर्म का अवतार हूँ, और इनको पल्लव का कुलभूषण भी कहीं कहीं लिखा हुआ माना जाता है। नेक्स्ट है भाई अपराजित और फिर कंप वर्मा। खत्म कहानी। अपराजित ये और कंप वर्मा कहते हैं कि महत्वपूर्ण अंतिम शासक, अंतिम शासक। और भाई ये आता आपका अंतिम शासक। और खत्म कहानी पल्लव वंश की। और कितना बड़ा हो गया हमें पल्लव वंश, है ना भाई। तो ये खत्म होता है। एक बार हम बुक से भी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, बुक से भी रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बुक से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना। देखो लास्ट हमने कल्याणी के चालुक्य से पहले वेंगी तक डिस्कस कर लिया था। अभी हम पढ़ते हैं कुछ एक आधा क्वेश्चन अगर छूट गया हो तो वो यहाँ से कंप्लीट हो जाए। कल्याणी के चालुक्यों की जो शुरुआत है वो राष्ट्रकूट शासक के अधीन थी, हमने डिस्कस किया था। राष्ट्रकूट शासक था कर्क, जिसके समय में तैलप द्वितीय ने विद्रोह कर दिया। कर्क को मारकर वो खुद क्या कर दिया था, कल्याणी का निर्माण कर दिया था। ये जो बोलते कल्याणी के चालुक्य का निर्माण, ये लाइन ऐसे हैं, ठीक है। पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर हमने तैलप द्वितीय को अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसके बारे में कुछ और जानकारी है। भाई ये महान योद्धा था, बिल्कुल था, क्योंकि हमने पढ़ा कि वाकपति मुंज को उसने 6 बार पराजित किया था, जिसकी जानकारी हमें किस में मिलती है, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि में मिलती है। तो उसने क्या किया था, चेदी कहाँ, कलिंग उड़ीसा, कुंतुल गुजरात, चालुक्य, मालवा के शासक, परमार मुंज, चोल शासक उत्तम को, इन सब को परास्त कर दिया था उसने। और लाट और पांचाल प्रदेशों को भी अपने अधीन कर लिया था। पर इसकी युद्ध युद्ध बता रहे हैं इसमें। और उसने बड़ा सारा साम्राज्य बना लिया था। एक चीज याद रखनी, उसकी जो उपाधि कही जाती है महाराज धीराज परमेश्वर चक्रवर्ती, ये चीज भी ऐड कर लेना अपने नोट्स में कि भाई महाराज धीराज परमेश्वर चक्रवर्ती उसकी उपाधि थी। कभी सब्जेक्टिव पेपर लिखना पड़े तो ये डिटेल हमें थोड़ी सी याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी सत्याश्रय, विक्रमादित्य, पंचमयन, इनके बारे में हमें कुछ नहीं जानना। हमने सोमेश्वर प्रथम के बारे में पढ़ा, उसने कोकण को जीता, मालवा गुजरात, इसमें सारे ना युद्ध ही बता रहे हैं, फैक्ट चीजें इतनी ज्यादा नहीं बताई जा रही। मालवा गुजरात दक्षिण कौशल केरल आक्रमण को जीता था। कलचूरी का शासक हमने पढ़ा था ना, राजधीराज जो चोल शासक था, उसकी उसके साथ फाइट होती है, ठीक है। वो राजधीराज मार जाता है, कोप्पम का युद्ध होता है, एक कुडल संगम का युद्ध होता है। दोनों युद्ध हमने पढ़ा, एक 1054 में फर्स्ट वाला, दूसरा 1062 में होता है। और इन दोनों युद्ध में, पहले युद्ध में क्या होता है, राजधीराज की मृत्यु हो जाती है, उसका बेटा आता है, और सेकंड में उसका बेटा जीत जाता है, पहले में ये सोमेश्वर जीतेगा, ठीक है। यहाँ तक हमने कहानी पढ़ ली। सोमेश्वर प्रथम के बाद सोमेश्वर द्वितीय, फिर विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में हमने पूरी डिटेल आपके सामने पढ़ी थी कि वो कैसे संवत चलाता है, कैसे उसके काल में शांति होती है, कैसे वो उसकी बेटी से शादी कर लेता है, तो वो सारी डिटेल हमने पढ़ ली थी। उसके बाद सोमेश्वर के बाद क्या होता है, सोमेश्वर तृतीय जगदम्बल के आते रहते, लास्ट में इसका जल्द ही एंड हो जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद चालुक्यों के बारे में देखो ये क्या कह रहा है अभी, सिर्फ इसके बारे में कुछ नहीं, इस पूरी डिटेल में इसने कुछ नहीं बताया, बस ये बता रखा है कि पुलकेशियन द्वितीय और कुछ अन्य शासकों ने अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। पर हमारे सामने जो मेन जानकारी आती है कि पुलकेशिन सेकंड ने अश्वमेध यज्ञ किया था, पुलकेशिन प्रथम ने नहीं किया था, उसने तो राजस्व हिनगर और वाजपेयी यज्ञ किए थे। तो ये यही बता रहा है कि कितना बड़ा उन्होंने साम्राज्य फैला लिया था, उन्होंने बंदरगाह पर व्यापार करना शुरू कर दिया था, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी हो गई थी। तो ये डिटेल है आपकी। बुक्स आप खुद पढ़ोगे तो आपको ये नहीं लगने का कि भाई टफ बुक है। धर्म के बारे में यही कह रहे हैं कि भाई वो मेन तो जो है वैदिक धर्म को मान रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई है, बट वो अन्य जो धर्म है उनका भी, जैसे बौद्ध जैन का, उनका भी आदर कर रहे हैं। और 100 से अधिक बौद्ध विहार थे और 5000 भिक्षु उसमें निवास करते थे, ठीक है। कला और स्थापत्य के बारे में क्या, कला और स्थापत्य के बारे में ये बता रहा है कि भाई अच्छे खासे चित्र मिले हैं। जो चित्र मैंने आपको बताया था वही चित्र इसमें ऐड किया गया है कि जो अजंता में चित्र मिला, भित्ति चित्र पुलकेशिन सेकंड का, कि जो पर्सिया का राजदूत है वो आता है और पूरा दरबार लगाया जाता है, तो वो चित्र मिला है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। और जो वेसर शैली का प्रयोग यहाँ पे किया गया है।
उसके बाद है चालुक्यों के समय में एक मुख्यतः पहाड़ और चट्टानों को काटकर बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे थे, गुफा चैत्य ये सब चीजें। ये हमने पढ़ा था ना कि जो ये वातापी में बनाया गया था विष्णु मंदिर, जो शुरू किया था गुफा मंदिर, गुहा मंदिर जिसको कहते हैं, वो कीर्तिवर्मन ने शुरू किया था। फिर बाद में जो कंप्लीट किया था वो किसने किया था? मंगलेश के द्वारा। तो यहाँ पे मंगलेश को ऐड किया हुआ है। अगर ऑप्शन में मंगलेश है तो मंगलेश, मंगलेश नहीं है तो कीर्तिवर्मन को पूरा आपके साथ जाना है। बदामी में, एलोरा में, एलिफेंटा, औरंगाबाद, अजंता आदि पर्वतों को काटकर भी यहाँ पे सुंदर सुंदर मंदिर बनाए गए थे। अब एजुकेशन को, शिक्षा को लेके क्या क्या हुआ था भाई? बहुत सारे साहित्यकार थे, लेखक थे, अच्छा खासा वो कार्य कर रहे थे, और ये जो है वो संस्कृत भाषा को अधिक महत्व दे रहे थे। ठीक है, अगर ये वैदिक धर्म को मान रहे हैं, वैदिक बुकें लिखवा रहे हैं, तो ओबियसली संस्कृत भाषा को ही महत्व देंगे। देखिए बुक है, पहली बुक इनके काल की है अवलंकन अष्टसती। ठीक है, ये जैनी था अवलंकन, इसने इसकी जो बुक का नाम है अष्टसती, ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना। अवलंकन की जो बुक है वो अष्टसती है, ये हमने डिस्कस की थी, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। एक भी अगर नया इस पे पॉइंट मिलता है वो ही आपको नोट करना है। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा है, और कन्नड़ भाषा के ग्रंथ कविराज, शांति पुराण, गदायुद्ध आदि, ये ना ज्यादातर उसके राष्ट्रकूट शासक में लिखी गई बुकें हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। बिल्हन की विक्रमादेव चरित हमने पढ़ ली थी, बिल्हन की विक्रमादेव चरित। और सोमदेव सूर्य, इसकी वाक्यामृत, इस युग में लिखे गए ग्रंथ है। इनके काल के नहीं है, इस युग के हैं, इस युग के। आर्थिक जीवन के बारे में, भाई भूरासव लेते थे, टैक्स अच्छा खासा था, गरम मसाले और लकड़ी का ये व्यापार करते थे। किसका व्यापार करते थे? गरम मसालों का और लकड़ी का व्यापार करते थे। याद रखना, जो चालुक्य वंश था कल्याणी का, ये पूरा चालुक्य वंश बहुमूल्य लकड़ी और मसालों का प्रयोग कर रहा है। उसके बाद इनकी प्रशासनिक इकाई देखिए, ये आपको याद रखनी है। पहले साम्राज्य है, साम्राज्य तो सभी को पता है भी, पहले साम्राज्य का राजा होता है, पर उससे नीचे जो स्टेट होते हैं उनको इन्होंने राष्ट्र कहा है। ठीक है, राष्ट्र जो प्रांत होते हैं उनको राष्ट्र कहा है, और उसका राष्ट्रपति अधिकारी होता है। उसके से नीचे जो प्रांत होते हैं उसको इन्होंने जिला, देश कहा है। ठीक है, जिले को इन्होंने देश कहा है, देशाधिपति। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। नगर जो शहर है उसका जो अध्यक्ष पतन स्वामी है, ग्राम का जो अधिकारी है जो है गामुंड है। देखिए पहला है साम्राज्य, उसके बाद है राष्ट्र, उसके बाद है देश, उसके बाद है नगर, और नगर के बाद है ग्राम। ये इनकी सीरीज है। ठीक है, ये तो सभी को रहता है, ग्राम लास्ट में है जिसका अधिकारी है गामुंड। नगर जो है इसका पतन स्वामी, ये याद रखना है, कंफ्यूज मत हो ना, ये बंदरगाह का नहीं है, नगरों का स्वामी था इनके काल में। ठीक है, देश का देशाधिपति, ये याद रखना है कि तीसरे नंबर पे जिलों को देश कहा गया, देशाधिपति। उसके बाद राष्ट्र को याद रखना है भी, राष्ट्र स्टेट, राष्ट्रपति, और साम्राज्य का आपका है राजा। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने अच्छे से कि भाई कैसे कैसे आपको सीरीज में पूछा जाए, या इनका कौन अधिकारी था वो आपसे पूछा जाए। ठीक है, आगे चलते हैं हम, यहां तक हो गया। ये पल्लव वंश हमने पढ़ लिया। पल्लव वंश के बारे में यही सारी जानकारी है कि भाई भारत का जो दक्षिण वाला इलाका है, पल्लव राजवंश वहां पे थे, हमने पढ़ा। राजवंश पहले सातवाहन वंश वहां पर फैला हुआ था, उनके पतन के बाद ये आए थे। ओके, उसके बाद इनकी जो कैपिटल थी वो कांची थी, ये याद रखना है। तमिल शब्द में उन्हें तोड़ियर कहा जाता है। जो आपका पल्लव शासक है ना, उनको तमिल भाषा में आपसे पूछा जाए ना, और ऑप्शन 4 दिए जाएंगे, तुम याद रखना, तमिल भाषा में उसको तोंडेयर कहा गया है, और जो वो अक्षेत्र है उनका पूरा, उसको तोंड मंडलम कहा गया है। ओके, और आगे चलते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया कि भाई शिव सकंद वर्मा है, विष्णु गोप है, प्रयाग प्रशस्ति में इनकी जानकारी मिल रही है, जो मेन संस्थापक है वो सिंह विष्णु है, ये सब पढ़ चुके हैं आप। आपकी सिर्फ क्लैरिफिकेशन, माइंड की जानकारी के लिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ कि कल को अगर आप इसको खुद पढ़ोगे ना, बुक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा पहले हमें समझना पड़ता है। सिंह विष्णु के बारे में सारा हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसने विस्तार किया, भारवी उसके काल में था, महाबलीपुरम को नगर कराकर उसने केंद्र बनाया था, चोलों को पराजित करके उसने चोल मंडलम पर अधिकार कर लिया था।
महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में सारा हमने कि उसका कैसे कैसे संघर्ष होता है, उसकी क्या क्या उपाधि है, उसकी बुक का नाम मत विलास प्रश्न है। ठीक है, ये डिटेल ये थोड़ी सी याद रखना कि उसने ना तिरुचिरापल्ली, चिंगलीकूट और अकाड में बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। ठीक है, ये चट्टानों को काट कर ये तो हमने पढ़ लिया था, पर इस जगह पर उन्होंने मंदिर बनवाए थे। ठीक है, उसके बाद विष्णुवर्धन के राज्यपाल ये है। नरसिंह वर्मन सारा हमने अच्छे से पढ़ रखा है, आप एक बार और देख लेना इन्होंने। नरसिंह वर्मन के बारे में जो भी है कि इन्होंने क्या किया था, क्योंकि ना इसमें थोड़ा थोड़ा सा मंदिरों के बीच भी ऐड कर रखा है। मंदिरों को हम अलग से पढ़ेंगे, कुछ तो हमने साथ में पढ़े, कुछ हम अलग से पढ़ेंगे। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में भी हमने पढ़ लिया है भाई, इसके काल में राज्य में समृद्धि होती है। इसने चीन में अपने दरबार, चीन में राजदूत भेजा था, पता है हमको, और चीन में इसने राजदूत भेजा था। उसके बाद कांची में कैलाश मंदिर पढ़ा है ना हमने। नंदी वर्मन सेकंड की जो शैली थी वो राज सिंह शैली जो थी, थर्ड की राज सिंह शैली थी, जिसमें कांची का कैलाश मंदिर हमने पढ़ा था, जो महाबलीपुरम के तट पर अनेक मंदिर बनवाए गए थे, अनेक विद्वानों को आश्रय दिया था। और विद्वान कौन था? दंडी, जिसकी बुक का नाम है दर्श कुमार चरितम, दंडिन या दंडी। उसके बाद कोई कोई आ रहा, कोई दंती वर्मन, कोई अपराजित, ये सारे के सारे कांची का कैलाश मंदिर है। ठीक है, अब इनकी उपलब्धि पढ़े तो क्या है भाई इनकी उपलब्धि। इनकी उपलब्धि के बारे में कह रहा है कि कुछ गुप्त, इन्होंने जो भी अपने प्रशासन में ऐड किया है ना, वो गुप्त और मौर्य सम्राट की शासन व्यवस्था के समान ही इन्होंने चीजों को देख के ऐड किया है। ये पॉइंट याद रखना। पूछे कि भाई इन्होंने जो अपने प्रशासन में देखा है, किसके समान इन्होंने शासन किया है, तो गुप्त और मौर्य सम्राट। ठीक है, उसके बाद बड़ी बड़ी उपलब्धियां इन्होंने धारण की है, संपूर्ण शक्तियां उनसे केंद्रित थी, परंतु सम्राट की सहायता के लिए उन्हें विभिन्न मंत्री, राज्य, अनेक पदाधिकारी होते थे। संपूर्ण राज्यों को राष्ट्र हमने पढ़ लिया। इन्होंने विषयों को जिले, जिले जो ना विषयों को, सॉरी, जैसे हमने अभी व्यवस्था पढ़ी वो चालुक्यों की थी, इनकी व्यवस्था अलग है। राज्यों को तो ये भी राष्ट्र कह रहे हैं, साम्राज्य को साम्राज्य है, राज्यों को राष्ट्र ही कह रहे हैं। पर भाई ये जो आपने वहां पे क्या पढ़ा था आपने, देश, देश जिलों को, यहाँ पे देश विषयों को विषय कहे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तहसीलों को कोट्टम कहा जाए। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, कौन से, ये आपने पढ़ लिया ध्यान से। यहाँ पे जो इन्होंने इन्होंने देश कहा है ना, क्या है ये, वैसे तो जिले हैं। पल्लव वालों ने इसको विषय कहा है, विषय। बस इतना चेंज इन्होंने किया। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे तहसील भी ऐड किए है, तहसील, नगर के बाद, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे बस इन्होंने तहसील ऐड कर दी। और तहसील का जो अधिकारी, उसको तहसील का अधिकारी, इसको तहसील को कोट्टम कहा गया, कोट्टुम। ये 2 चीज इन्होंने अलग कर दी है, बाकी सेम है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो कि एक एक चीज आपको लिख के दो, आप खुद से लिख सकते हो, क्योंकि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके अंदर इतना जरूर होना चाहिए कि एक पॉइंट भी आपको मिले। ठीक है, भट्टारक इनकी महत्वपूर्ण उपाधि रही है, भट्टारक इनकी महत्वपूर्ण उपाधियां रही है। शिक्षा और साहित्य के काल में हमने पढ़ा कि भाई भारवी था दरबार में, ये सब चीजें हमने पढ़ ली कि ये तमिल भाषा को, इनको तमिल का कुरुल नामक ग्रंथ इसी काल में लिखा गया था। पल्लवों द्वारा कांची के समीप एक मंडप और महाभारत में नियमित पाठ प्रबंध करवा, जो कुछ 2-4 पॉइंट रहते हैं वो लास्ट में पूरा एक पेज पर लिखकर मैं आपको दे दूंगी। जो भी मुझे इसमें एक्स्ट्रा लग रहा है ना, कोटुम, कोटुम को जरूर याद रखना। धर्म के बारे में वही नॉर्मल पॉइंट भी, वैसे तो ये इसको मानते हैं, पर क्या बोलते हैं कि सभी के साथ उन्होंने समानता का व्यवहार किया है। कला में वास्तुकला, वही चीज है कि पहाड़ों को काटकर गुहा मंदिर बना रहे थे। वैष्णव, शिव, ब्रह्मा, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां इन्होंने प्रतिष्ठापित की थी। विष्णु, शिव, ब्रह्मा और हिंदू देवी देवता है। मामल्लपुरम में शिव मंदिर, मामल्लपुरम क्या था, महाबलीपुरम को ही कहते हैं। 5 पांडवों का मंदिर, वराह मंदिर इस समय की कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, उनमें सुंदर मूर्तियों और चित्र भी बने हुए हैं। पल्लव की स्थापत्य वास्तुकला के चित्र, ओके, कोलाज बनाइए, कोलाज। त्रिमूर्ति, गंगा अवतरण की मूर्ति, दुर्गा मूर्ति, वराह मूर्ति, 5 पांडव की मूर्तियां बहुत सुंदर है। देवी देवता, पशु पक्षियों के चित्रों आदि की सजीवता को दिखाया गया है। कल और कला, वास्तुकला, ये सब इसके अंदर दिखाई गई है। उसके बाद जो इनका व्यापार वगैरह था, भाई व्यापार ठीक ठाक था, कृषि ठीक ठाक थी इनके काल में। बस ये है कि इन्होंने ना 18 तरह के कर लगा रखे थे। उसके बाद चोल वंश, सुदूर चोल वंश स्टार्ट हो गया।
ये सारी चीजें आपको बुक की एक बार रीड करनी है। इसमें जो भी पॉइंट्स बचते हैं, कुछ पॉइंट हैं जो आपको नए दिखे हैं इसमें, जैसे इनके बारे में क्या बोलते हैं, जो इनकी तहसील है इसके लिए कोटम शब्द यूज किया गया, विषय के लिए आपका तो क्या बोलते हैं, जिलों के लिए विषय। ये सारे मैं आपको लास्ट में जो कल की क्लास होगी उसमें सारा का सारा जो भी पॉइंट बचता है वो कवर करा दूंगी, ठीक है। क्योंकि कितना मर्जी पढ़ा लो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती, पर हाँ जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो कल की जो क्लास रहेगी हमारी, ये सब अच्छे से पढ़ना भाई, 3 क्लास हो चुकी है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एक चीज़ मैंने कम से कम 4 4 बार रिवाइज कराई है आपको, बोल बोल के कि आप उस चीज़ पर ध्यान दो। जो कल की क्लास है उसके अंदर होगा पल्लव और चालुक्य संघर्ष, उसके बाद होगा पल्लव की स्थापत्य कला, और फिर बचता है आपका कुछ पॉइंट्स जो ज़रूरी है, क्या बोलते हैं उनको, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिसको बोलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो रह जाते हैं, छूट जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।